यह मानचित्र दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की त्वचा के रंग में अंतर को दर्शाता है। और इस मानचित्र से हम देख सकते हैं कि मानव में त्वचा के रंगों की एक सतत और विस्तृत श्रृंखला है। अन्य शब्दों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की त्वचा के रंग के केवल कोई एक या दो पैटर्न नहीं है। यानी हम यह नहीं कह सकते कि लोगों की त्वचा का रंग या तो केवल गहरा भूरा है या फिर केवल उजला है। इसके बजाय यहाँ हमें कई मध्यवर्ती रंगों की एक सतत श्रृंखला देखने को मिलती है। यह मेंडल के उस प्रयोग के ठीक विपरीत है जिसमें मटर के पौधों में फूलों का रंग या तो बिल्कुल सफ़ेद था या पूरी तरह से बैंगनी था। इनके बीच के किसी भी रंग का फूल मटर के पौधों में नहीं था। लेकिन जब हम मानव की त्वचा के रंगों की बात करते हैं तो हमें दोनों छोरों यानी सबसे अधिक गहरे रंग और सबसे अधिक हल्के रंग के फिनोटाइप के बीच बहुत सारे मध्यवर्ती रंग भी देखने को मिलते हैं, जिनमें रंग का गहरापन क्रमशः घटता जाता है। फिनोटाइप में इस तरह की विविधता प्रायः एक से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होती है। यही कारण है कि इन लक्षणों की वंशागति को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यानी बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। इसके नाम से भी आप यह समझ सकते हैं कि इस तरह के लक्षणों की अभिव्यक्ति को कई जीन नियंत्रित करते हैं, जिसके कारण फिनोटाइप में भी सतत विविधता देखने को मिलती है। अब चूंकि बहुजीनी वंशागति में किसी लक्षण को एक से अधिक जीन नियंत्रित करते हैं, इसलिए फिनोटाइप में इन सभी जीनों का योजी प्रभाव या संयुक्त प्रभाव अभिव्यक्त होता है। यहाँ जीनों के संयुक्त प्रभाव का क्या मतलब है, इसे हम थोड़ी ही देर में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखें कि मानव में त्वचा का रंग एकमात्र ऐसा लक्षण नहीं है जिसमें बहुजीनी वंशागति देखने को मिलती है। कई अन्य लक्षणों जैसे शरीर की लंबाई, आँखों का रंग, बालों का रंग, बुद्धिमत्ता इत्यादि में भी बहुजीनी वंशागति देखने को मिलती है। अब चलिए एक उदाहरण लेकर बहुजीनी वंशागति को और जीनों के संयुक्त प्रभाव का क्या मतलब होता है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। चलिए गेहूं के दानों के रंग का उदाहरण लेते हैं। ध्यान रहे, यहाँ गेहूं के दानों के रंग का मतलब गेहूं के दानों की ऊपरी परत के रंग से है, जो सामान्यतः गहरा भूरा या लाल अथवा सफ़ेद होता है। अब मान लीजिए कि गेहूं के दानों का रंग इन तीन जीनों ए, बी और सी द्वारा नियंत्रित होता है। इसका मतलब इन तीन जीनों का कुल संयुक्त प्रभाव ही गेहूं में दाने के रंग को निर्धारित करता है। इन तीन जीनों के अलील इस प्रकार हैं। यहाँ प्रत्येक जीन का एक अलील डोमिनेंट यानी प्रभावी अलील है और दूसरा अलील रिसेसिव यानी अप्रभावी अलील है। डोमिनेंट अलील, जिसे हमने यहाँ कैपिटल अक्षरों से दर्शाया है, इस डोमिनेंट अलील का मतलब है वह अलील जिसके उपस्थित होने पर गेहूं के दानों में पिगमेंट यानी गहरा रंग उत्पन्न होता है, जो सामान्यतः गहरा भूरा या लाल होता है। वहीं रिसेसिव अलील, जिन्हें यहाँ हमने स्मॉल अक्षरों से दर्शाया है, इन रिसेसिव अलील के पास रंग को उत्पन्न नहीं करने के लिए सूचना होती है। लेकिन ध्यान रहे कि किसी जीन का रिसेसिव अलील अपना असर केवल तभी दिखा पाता है जब उसके साथ उसी जीन का डोमिनेंट अलील उपस्थित ना हो। इसका मतलब यदि जीनोटाइप में डोमिनेंट अलील उपस्थित है तो दानों में गहरा रंग, गहरा भूरा या लाल रंग उत्पन्न होगा। और यदि जीनोटाइप में डोमिनेंट अलील उपस्थित नहीं है बल्कि केवल रिसेसिव अलील उपस्थित है तो दानों में गहरा रंग उत्पन्न नहीं होगा और इसलिए स्वाभाविक रूप से दानों का रंग सफ़ेद होगा। अब यदि जीनोटाइप में इन सभी जीनों के जो अलील उपस्थित हैं, यदि वे सभी अलील डोमिनेंट अलील हैं, यानी कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी हैं, तो गेहूं के दानों में गहरा रंग उत्पन्न होगा। लेकिन यदि सभी जीनों के केवल रिसेसिव अलील उपस्थित हैं, यानी जीनोटाइप स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है, तो गेहूं के दानों में पिगमेंट नहीं बनेगा, इसलिए इनमें गहरा रंग उत्पन्न नहीं होगा और इसलिए दानों का रंग सफ़ेद होगा। लेकिन यदि जीनोटाइप में इनमें से प्रत्येक जीन का एक डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में गेहूं के दानों का रंग क्या होगा? ऐसी स्थिति में
हमें एक मध्यवर्ती फिनोटाइप देखने को मिलेगा। यानी दानों का रंग ना तो बहुत गहरा होगा और ना ही सफ़ेद होगा, बल्कि कोई मिला जुला मध्यवर्ती रंग होगा। इसका कारण यह है कि जीनोटाइप में अभी भी कुछ डोमिनेंट अलील उपस्थित हैं और इनमें से प्रत्येक अलील कुछ ना कुछ पिगमेंट उत्पन्न करने का कार्य करेगा। लेकिन चूंकि अब इन डोमिनेंट अलीलों की संख्या कम हो गई है और रिसेसिव अलीलों द्वारा कोई भी पिगमेंट उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए हमें जो फिनोटाइप मिलेगा वह एक मध्यवर्ती फिनोटाइप होगा, जिसके कारण गेहूं के दानों का रंग कुछ इस तरह गुलाबी होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि दानों के रंग को उत्पन्न करने में प्रत्येक अलील अपना योगदान देता है और सभी अलीलों के योगदान मिलकर सामूहिक रूप से दानों को एक मध्यवर्ती गुलाबी रंग प्रदान करते हैं। इसे ही हम एडिटिव इफेक्ट या योजी प्रभाव या संयुक्त प्रभाव कहते हैं। अब चलिए गेहूं के ऐसे विषम युग्मजी जीनोटाइप वाले दो पौधों जिनके दानों का रंग गुलाबी है, इनके संकरण पर विचार करते हैं। चूंकि यहाँ दोनों पैतृक पौधों का जीनोटाइप एक समान है, इसका मतलब हम यहाँ स्वपरागण करा रहे हैं। और अब यदि हम इस संकरण को दर्शाने के लिए पनेट वर्ग बनाएं तो यह पनेट वर्ग हमें कुछ इस प्रकार मिलता है। यह पनेट वर्ग संतति पौधों के जीनोटाइप को दर्शाता है और चूंकि यह काफ़ी बड़ा पनेट वर्ग है, इससे हमें पता चलता है कि संतति पौधों के फिनोटाइप में काफ़ी विविधता होगी। यदि आप चाहें तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए यहीं पॉज करके इस पनेट वर्ग को ध्यान से समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार के पैतृक युग्मक बन सकते हैं और विभिन्न पैतृक युग्मकों में अलीलों का वितरण कैसे हुआ है और संतति पौधों के जीनोटाइप में उनके संयोजनों को पनेट वर्ग में कैसे लिखा गया है। ठीक है, इस पनेट वर्ग में डोमिनेंट अलीलों के एडिटिव इफेक्ट यानी संयुक्त प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे इस जीनोटाइप को देखिए, यहाँ सभी 6 अलील डोमिनेंट अलील हैं, इसलिए इनमें से प्रत्येक अलील पिगमेंट यानी रंग उत्पन्न कर रहा है और इन सभी के संयुक्त प्रभाव के कारण यह जीनोटाइप गेहूं के दानों में बहुत गहरा रंग यानी गहरा भूरा या लाल रंग उत्पन्न करेगा। इसके विपरीत यदि आप इस जीनोटाइप को देखें तो यहाँ सभी 6 अलील रिसेसिव अलील हैं। चूँकि यहाँ पिगमेंट उत्पन्न करने के लिए कोई भी डोमिनेंट अलील उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ बिल्कुल भी पिगमेंट उत्पन्न नहीं होता है और इसलिए इस जीनोटाइप वाले गेहूं के दानों का रंग सफ़ेद होगा। अब यदि हम पनेट वर्ग के अन्य वर्गों को देखें, अन्य सभी जीनोटाइप को देखें, तो स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे जीनोटाइप में डोमिनेंट अलीलों की संख्या कम होती जाती है, वैसे वैसे फिनोटाइप में रंग भी गहरे से हल्का होता जाता है। जैसे ऊपर इन 3 वर्गों और नीचे इन 3 वर्गों को देखिए, इनमें से प्रत्येक जीनोटाइप में 5 डोमिनेंट अलील हैं, इसलिए इन जीनोटाइप वाले दानों का रंग थोड़ा कम गहरा होगा। इसी तरह इन 9 वर्गों, इन 3 वर्गों और इन 3 वर्गों यानी कुल 15 वर्गों में जो जीनोटाइप हैं, इनमें से प्रत्येक में 4 डोमिनेंट अलील हैं और इसलिए इन जीनोटाइप वाले दानों का रंग थोड़ा और कम गहरा होगा। इस प्रकार जैसे जैसे जीनोटाइप में डोमिनेंट अलीलों की संख्या कम होती जाती है, वैसे वैसे फिनोटाइप में रंग की गहराई भी कम होती जाती है, यानी दानों का रंग गहरे से हल्का होता जाता है। अब यदि हम यहाँ अभिव्यक्त होने वाले इन विभिन्न रंगों यानी विभिन्न फिनोटाइप के अनुपात को लिखें तो हमें जो अनुपात मिलता है वह इस प्रकार है। यहाँ सबसे अधिक गहरे रंग वाला केवल एक फिनोटाइप है और वह ये वाला है और इसके जीनोटाइप में सभी 6 अलील डोमिनेंट अलील हैं। इससे थोड़ा कम गहरे रंग वाले 6 फिनोटाइप हैं जिनके जीनोटाइप में डोमिनेंट अलीलों की संख्या 5 है। थोड़ा और कम गहरे रंग वाले 15 फिनोटाइप हैं जिनके जीनोटाइप में डोमिनेंट अलीलों की संख्या 4 है। इससे भी थोड़ा और कम गहरे रंग वाले 20 फिनोटाइप हैं जिनके जीनोटाइप में डोमिनेंट अलीलों की संख्या केवल 3 है और इसके बाद थोड़ा हल्के रंग वाले 15 फिनोटाइप मिलते हैं और इनके जीनोटाइप में डोमिनेंट अलीलों की संख्या और घटकर केवल 2 रह जाती है। इसी तरह और अधिक हल्के रंग वाले 6 फिनोटाइप हैं जिनके जीनोटाइप में डोमिनेंट अलीलों की संख्या केवल 1 रह जाती है और अंत में सफ़ेद रंग वाला एक फिनोटाइप है।
स्पष्ट रूप से यह फिनोटाइप सफ़ेद रंग इसलिए अभिव्यक्त कर रहा है क्योंकि इसके जीनोटाइप में डोमिनेंट अलीलों की संख्या 0 है, यानी यहाँ रंग उत्पन्न करने वाला कोई भी अलील नहीं है। अब यदि हम यहाँ अभिव्यक्त होने वाले अलग अलग फिनोटाइप और उनकी बारंबारता को एक ग्राफ में आलेखित करें तो यह ग्राफ इस तरह बनता है। यहाँ ग्राफ में एक्स अक्ष पर डोमिनेंट अलीलों की संख्या को दर्शाया गया है, जबकि वाई अक्ष पर कुल फिनोटाइप में से प्रत्येक प्रकार के फिनोटाइप की बारंबारता को दर्शाया गया है। यह आलेख भी यह दर्शाता है कि फिनोटाइप में केवल कोई एक या दो रंग अभिव्यक्त नहीं होते हैं, बल्कि रंगों की एक सतत श्रृंखला देखने को मिलती है। मुझे उम्मीद है कि अब आप बहुजीनी वंशागति की अवधारणा को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन बहुजीनी वंशागति के बारे में हमें एक और महत्वपूर्ण बात यह याद रखना चाहिए कि लक्षणों की अभिव्यक्ति को केवल जीन ही नियंत्रित नहीं करते हैं, बल्कि इन पर पर्यावरण का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, मानव में त्वचा का रंग क्या होगा, यह जीनोटाइप के अलावा इस बात पर भी काफ़ी अधिक निर्भर करता है कि त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में कितना अधिक या कितना कम रहती है। त्वचा में मेलेनिन का उत्पादन कितना अधिक या कितना कम होता है।